Hello students, how are you all? Today in this lecture, we are going to discuss about fertilizer and manure. So before starting this topic, let me ask you a question, and the question is, which is the major profession in the world? Which is the major profession in the वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, सो इट इज द मेजर प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हमारा मेजर एम्प्लॉयर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता है थ्रू आउट द ईयर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है हमारी? इट फुलफिल्स द फूड रिक्वायरमेंट, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो अगर हमें सर्वाइव करना है, अगर हमें जिंदा रहना है, तो हमें फूड कंजप्शन जो है हमारी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसके अंदर हम करते क्या है? इसके अंदर हम क्रॉप्स की सोइंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी काम जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम यहां पर मेजरली क्रॉप्स से डील करते हैं। और क्रॉप्स क्या है? बेसिकली क्रॉप्स आर नथिंग बट प्लांट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो फोकस्ड रहने वाला है इन क्रॉप्स पे, और क्रॉप्स आर बेसिकली प्लांट्स। अब देखो बच्चों, क्रॉप जो है अगर अच्छी पैदा होती है किसी साल, तो उस साल हमारे पास एडिक्वेट फूड जो है वो सप्लाई मेंटेन रहती है थ्रू आउट द ईयर, प्लस हम स्टोर भी कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी भी साल क्रॉप्स जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाई, तो फिर उस साल हमारे पास फूड सप्लाई शॉर्टेज रह जाती है। और ऐसे केसेस में फिर फूड सप्लाई अगर शॉर्टेज रहेगी तो फैमिन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, जो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पर काफ़ी प्रेवलेंट होती थी। तो अगर हमें क्रॉप्स जो हैं इनकी प्रोड्यूस अच्छी रखनी है, तो हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसको हम समझते हैं यहां पर। तो क्रॉप्स बेसिकली क्या है? एक प्लांट ही है, और एक प्लांट जो है वो आपको अच्छी प्रोड्यूस कब देगा? जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो प्लांट्स जो हैं इनकी ग्रोथ अच्छी कब होती है? जब इनकी सभी रिक्वायरमेंट्स, जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए, वो अगर इनको मिल जाए तो इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। लेकिन आप देखते हैं प्रैक्टिकली अपने सराउंडिंग में कि हम एक साल में किसी भी फील्ड में मिनिमम 2 क्रॉप्स जो हैं वो तो प्रोड्यूस करते ही हैं। तो अगर आप साल में 2 बार क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी फील्ड में, तो ये क्रॉप्स क्या करती हैं? उस सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस फील्ड के अंदर ये जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जब भी आप क्रॉप जो है वो इस फील्ड के अंदर सो करते हैं, तो उस टाइम पर उतने ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे जो फर्स्ट ईयर में थे। तो अगर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम हो गए तो अगली साल हम जो क्रॉप यहाँ पर लगाने वाले हैं उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो प्रोड्यूस अच्छा नहीं होगा, और प्रोड्यूस अच्छा नहीं होगा तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो अनफुलफिल्ड रह जाएंगी। तो हम इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? इन सब्सटेंसेस का यूज करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो मेंटेन रहे फील्ड में। और इसी तरीके से फिर हम हर साल जो है जो भी क्रॉप लगाते हैं उसकी ग्रोथ प्रॉपर रहे, अल्टीमेटली प्रोड्यूस अच्छा हो और हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। तो फर्टिलाइजर और मेन्योर की रिक्वायरमेंट पड़ी ड्यू टू द कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स
बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैन्योर से। मैन्योर्स क्या होते हैं? So manures are basically the organic waste which is generated by the living organism. So it is the organic waste generated by living organisms. तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, सो डेड एंड डीकम्पोज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाते हैं और उसके बाद में वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज काउ डंग, तो ये कहां से आया? एनिमल से आया। और एग्रीकल्चरल रिमेन्स, आपने देखा होगा कि हम जब फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है, कुछ रिमेन्स बच जाते हैं, तो वो रिमेन्स जो हैं वो भी एक मैन्योर का काम कर सकते हैं किसी फील्ड के अंदर। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मैन्योर का काम करती हैं और इनको बोला जाएगा दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मैन्योर्स हैं इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो मैन्योर जो है ये सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कंटेन करता है। मैन्योर contain all the essential nutrients and minerals required for the proper growth and maintenance. मैन्योर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस या हार्मफुल केमिकल अवेलेबल नहीं होता। इट डू नॉट कंटेन एनी हार्मफुल सब्सटेंस या फिर कह लो केमिकल इन इट। तो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस हुआ है इस वजह से इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं प्रेजेंट होता। ये इसका मेरिट या एडवांटेज भी हम कह सकते हैं है। तो जब आप मैन्योर यूज करते हो फील्ड्स के अंदर इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, तो ये मैन्योर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ही सप्लाई नहीं करता बल्कि ये साथ साथ 3 प्रॉपर्टीज और इंप्रूव करता है सॉइल की। क्या क्या है वो? फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मैन्योर्स नॉट ओनली सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं? तो आपने अगर कभी गांव में आप गए हो और आपने देखा हो, ये मिनरल्स हैं जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फेट, नाइट्रेट, बाइफॉस्फेट, ये सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस मैन्योर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो मैन्योर सिर्फ यही चीज़ें सप्लाई नहीं करता बट ऑल्सो इम्प्रूव
the physical, biological and chemical properties of soil. तो केमिकल में तो हम देख ही चुके हैं कि फॉस्फेट सप्लाई हो रही है, नाइट्रेट सप्लाई हो रही है, बाइफॉस्फेट सप्लाई हो रही है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, इन सभी की सप्लाई जो है वो मेन्योर से हो जाती है. सो इट इंप्रूव्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. साथ साथ अगर सॉइल किसी जगह का एसिडिक है तो ये मेन्योर जो है इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो उस एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है, और उसको स्लाइटली एल्कलाइन बना सकते हैं. और अगर मान लो किसी जगह का सॉइल जो है वो बेसिक है तो इस मेन्योर के अंदर ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो उसकी बेसिसिटी को कम कर सकते हैं. तो इस तरीके से मेन्योर जो है वो एसिडिटी ऑफ सॉइल को भी रेगुलेट कर देता है, बेसिसिटी ऑफ सॉइल को भी रेगुलेट कर लेता है, और साथ साथ ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है इनकी भी सप्लाई पूरी कर देता है. तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या कर देता है, मेन्योर कंट्रोल कर लेता है. अब देखो बायोलॉजिकल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एजेटोबैक्टर, राइजोबियम. तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो मेन्योर जो है वो इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की सप्लाई को मेंटेन कर सकता है. तो ये भी टास्क जो है वो अकम्प्लिश हो गया. फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम किसी खेत के अंदर मेन्योर ऐड करते हैं तो मेन्योर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है. तो मैं ये 3 पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर. फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये लिख सकते हैं, इट इंप्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्लस एरियल सप्लाई. ये ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता तो इसके अंदर एरियल सप्लाई जो है वो बनी रहती है. ये दोनों चीजें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की इंप्रूव कर देती हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मेक्स द सॉइल एरियल एंड फर्टाइल. आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सॉइल के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद में जो है वो सॉइल को लूज कर देते हैं. तो उसकी कॉम्पैक्टनेस जो है सॉइल की वो कम हो जाती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन इंसेक्ट्स वगैरह का एक्शन जो है उसकी वजह से. केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझा ही चुका कि किसी जगह का सॉइल अगर एसिडिक है तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में, और किसी जगह का सॉइल अगर बेसिक है तो उसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी मेन्योर हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू मेंटेन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी ऑफ सॉइल. तो इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या हो जाती हैं, रेगुलेट हो जाती हैं. अब देखो मेन्योर जो है वो इस तरीके से सॉइल को ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल सप्लाई करता है बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है. अब मेन्योर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं. मेन्योर्स कितने टाइप का होता है? तो मेन्योर्स जो है वो यहां पर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में. सबसे पहले तो आ जाता है बल्की मेन्योर या बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर कह सकते हैं हम इसको, बल्की ऑर्गेनिक मेन्योर. और सेकंड टाइप होती है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर की. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर, जिस मेन्योर में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते तो वो मेन्योर जो है वो कहलाता है बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर. मेन्योर विच डू नॉट कंटेन minerals and nutrients in large amount. तो कम अमाउंट में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं.
तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, अगर आपको खेत में ये यूज़ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा। हेंस इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट, और इसी लार्ज अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बल्क। इसी वजह से इसका नाम आया बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। ये वो मैन्योर है जो लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होता है किसी भी फीड के अंदर। और दूसरी तरफ आ जाता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। मैन्योर विच कंटेन minerals and nutrients in large amount। तो इसी वजह से रिक्वायरमेंट जो है इनकी, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट इन द फील्ड। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट हो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें आपका काऊ डंग आ जाता है, वर्मी कंपोस्ट खादा जाता है, ये सभी बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं। तो एग्जाम्पल ग्रीन मैन्योर, जो फसल काटने के बाद जो चीज़ें ऑर्गेनिक प्लांट के रिमेन्स बच जाते हैं। सेकंड वर्मी कंपोस्ट, थर्ड काऊ डंग, और इसके अलावा और क्या हो सकता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में जो आपने देखा हो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हुए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको बाद में लिखता हूं, पहले इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। एक और था यहां पर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाएगा हमारे पास ऑयल केक। तो सरसों का तेल निकालने के बाद जो हमारे पास रिमेन्स बचते हैं दैट इज कॉल्ड ऑयल केक। तो इन ऑयल केक को यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से मीट मील। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह। यहां पर हम एक फार्म यार्ड मैन्योर लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और इन सब का जो है वो एक ही पर्पस है, टू मेंटेन द nutrient and mineral supply of the soil for the proper growth of crops and plants। यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं these are the advantages of manure। सबसे पहली एडवांटेज तो यही है, it is available throughout the year। तो आपके पास गांव के अंदर देखा होगा एनिमल्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहते हैं, तो काऊ डंग वगैरह जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं आती, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बचता है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इनकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर रहती है हमारे पास। नो स्टोरेज प्रॉब्लम, इनको स्टोरेज प्रॉब्लम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं पर भी आप खुले के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये मैन्योर जो है वो और ज़्यादा एनरिच हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद में एक और एडवांटेज क्या है, नो हार्मफुल केमिकल इज प्रेजेंट। तो कोई हार्मफुल केमिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज फर्टिलाइजर पे। सो व्हाट आर फर्टिलाइजर?
तो फर्टिलाइजर जो होते हैं दीज आर सिंथेटिक मटेरियल्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय अस एंड डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पर द केमिकल सब्सटेंसेस that are natural or synthetic and are essential for the growth of crops. अब देखो बच्चों, फर्टिलाइजर में और मैन्योर में डिफरेंस क्या रह गया? मैन्योर जो है वो भी आपको ग्रोथ के लिए एसेंशियल था और फर्टिलाइजर जो है ये भी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो देखो यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंस में समझा देता हूँ, फर्टिलाइजर में और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। मैन्योर जो होता है, मैन्योर के अंदर सभी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कपास की खेती के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स चाहिए वो आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मैन्योर दे देगा, या सरसों की खेती के लिए जो एसेंशियल मिनरल्स चाहिए वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का मैन्योर दे देगा। तो यहाँ पर जो मैन्योर हमारे पास अवेलेबल होता है इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कोई एक अमाउंट ज़्यादा नहीं होती या कोई दूसरा अमाउंट कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गेहूं के अंदर फर्टिलाइज़र डालना है तो मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकता हूं जिसमें वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल हो जो सिर्फ गेहूं के प्रोडक्शन के लिए चाहिए। गेहूं की अच्छी प्रोडक्शन हो, इसके लिए हमें जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स चाहिए वो जिस फर्टिलाइज़र में होंगे मैं उसी का यूज़ कर सकता हूँ। सरसों के खेत में अगर फर्टिलाइज़र चूज़ करना है तो वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज़र आप अलग चूज़ कर सकते हो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो गेहूं से अलग है। कपास का खेत जो है उसके अंदर अगर आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र जो है वो हमने बनाए, और वो किस लिए बनाए? एक पर्टिकुलर क्रॉप को अच्छे प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर अब डेफिनेशन जो है वो हम लिख सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है दे आर प्रोड्यूस्ड to maintain supply of nutrients or minerals required specially for a crop। तो इस वजह से फर्टिलाइज़र जो है वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है अगर आप एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए यूज करना चाहते हैं तो। अब हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, फर्टिलाइजर जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और ये सप्लाई ज़्यादा मिनरल्स करते हैं मैन्योर से। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड दे सप्लाई more minerals than manures। पहला पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट जो है वो आपको मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। सेकंड पॉइंट आ जाता है, दे आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो या कंपोनेंट्स कह लो, और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी आती है फर्टिलाइजर की, दिस इज स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, और तीसरा आता है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर उस फर्टिलाइजर को बोला जाता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है
और ये सिंगल सब्सटेंस जो है इसमें ये तीनों मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर दैट contain nitrogen, phosphorus and potassium in a single chemical substance। दूसरी तरफ आ जाता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होता है उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं हमारे पास जो इन तीन चीज़ों की सप्लाई करते हैं। मोर देन वन chemical substance which supply nitrogen, phosphorus and potassium। और मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर जो है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट फर्टिलाइजर एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो ये हो गए तीन टाइप्स फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर की कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप अगली बार जब गांव में जाएं तो आप इन तीन फर्टिलाइजर का नाम पूछ सकते हैं जो भी गांव में एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनसे। ये तीन केमिकल्स वो यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। डीएपी जो है इसका पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये बेसिकली एक अमोनियम सॉल्ट होता है। फॉर्मूला होता है इसका NH4 होल ट्वाइस HPO4। दिस इज द फॉर्मूला। ये फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रूट। किसी भी प्लांट की फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट डीएपी की रिक्वायरमेंट रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम आयन की रिक्वायरमेंट रहती है जो डीएपी से फुलफिल हो जाता है। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ रूट के लिए चाहिए। क्योंकि रूट्स के लिए चाहिए इस वजह से इट इज कल्टीवेटेड इन द सॉइल। तो आपने अगर देखा हो जैसे बीज बोया जाता है सॉइल के अंदर, ऐसे ही डीएपी जो है उसको भी सॉइल के अंदर कल्टीवेटर का यूज करके अंदर डाला जाता है सॉइल के, मतलब कल्टीवेट किया जाता है। तो इसको आप ऊपर से स्प्रे नहीं करते जैसे यूरिया को छिड़क देते हैं ऊपर से, ऐसे स्प्रे नहीं किया जाता, बल्कि इसको कल्टीवेटर का यूज करके सॉइल के नीचे डाला जाता है जैसे बीज बोया जाता है खेत के अंदर, उसी तरीके से। अब आ जाते हैं एनपीके। एनपीके बेसिकली एक फर्टिलाइजर होता है जिसमें ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो एसेंशियल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के लिए। तो ये तीनों मिनरल्स जो हैं वो आपको एक फर्टिलाइजर की फॉर्म में मार्केट में मिल जाएंगे। ब्लैक कलर का होता है ये फर्टिलाइजर, एनपीके बोला जाता है इसको, और इसकी फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये बेसिकली तीन मिनरल्स के नाम है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों मिनरल्स एटॉमिक स्टेट में नहीं होते, बल्कि ये इनके कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, और यहाँ पर कोई पोटेशियम का सॉल्ट होगा, चाहे वो पोटेशियम क्लोराइड हो चाहे वो पोटेशियम फॉस्फेट हो। तो ये इस तरीके से फर्टिलाइजर बनाया जाता है जिसके अंदर ये तीन मिनरल्स प्रेजेंट हो। इसकी इट इज रिक्वायर्ड फॉर the growth of crop plants and their produce का मतलब उस पे जो भी फसल लगने वाली है, जो भी क्रॉप लगने वाली है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए एनपीके फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आता है यूरिया, थर्ड। आपने अगर गांव में कभी देखा हो, यूरिया जो है वो डाला जाता है खेत में पानी देने से पहले। तो यूरिया बेसिकली क्या होता है, NH2CO, NH2, दिस इज द फॉर्मूला। हमारी खुद की बॉडी प्रोड्यूस करती है यूरिया। तो ये यूरिया जो है, इसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन नाइट्रोजन सप्लाई टू द रूट्स। तो नाइट्रोजन सप्लाई जो है वो मेंटेन रहती है यूरिया का यूज करके सॉइल के अंदर, और इसी नाइट्रोजन सप्लाई से फिर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स आयन प्रोड्यूस कर लेते हैं प्लांट्स। तो ये थे कुछ फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। ये जो फर्टिलाइजर होता है यूरिया, सॉरी NPK, इसके एक रेशियो आती है कि ये जो सॉल्ट है, नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम के सॉल्ट, इनकी मोस्टली कौन सी रेशियो यूज़ की जाती है फीड्स में। तो ये इस रेशियो में यूज़ किए जाते हैं, मतलब 1:1:1 रेशियो रहता है, और इसको हम बोलते हैं 19:19:19 रेशियो ऑफ नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। तो ये NPK की रेशियो याद रख लेना आप। मोस्टली यूज्ड NPK फर्टिलाइजर इज हैविंग द रेशियो 19:19:19. So that's all for today's topic. Please remember the functions and the difference between manure and fertilizer and these examples of fertilizer. Thank you.